आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी वर्ग जो भी थे। कुछ सारनेश्वर प्रशस्ति में दिया हुआ था, कुछ हमने लिखा है और जो भी थे वो लिख दिए हमने खुद ने। राजा था, उसके बाद प्रधान है, फिर दीवान होते थे, ये आप देख सकते हो दीवान होते थे। फिर आप देखोगे तो बख्शी होते थे, बख्शियों में क्या क्या होता था। फिर खान समा कौन होता था, कौन सा पद था, ये आप देख सकते हो। सिकवार, कोतवाल, मीर बख्शी, मीर मुंशी, ये आप देख सकते हो। खरीदा, रुका, ये सब है कर्मचारी वर्ग है। फिर परगने का प्रशासन, फिर हाकिम, फौजदार, ओहेदार, खंजासी, फिर गांव का प्रशासन, दफेदार, तलवाटी। फिर उसके बाद देखेंगे भू राजस्व कर, भूमि का वर्गीकरण राजस्व के आधार पर। फिर जागीर भूमि, बंज इजारा भूमि, अकबंदी भूमि, मुक्काता क्या था। फिर पीवत यानी कि उपजाऊ और अनुपजाऊ के आधार पर। फिर पीवत, फिर छापर, फिर बीड़ भूमि क्या थी। ये सब भूमि के प्रकार थे। और उसके बाद आप देखोगे तो ये बंजर, ये भू राजस्व कर क्या क्या थे। फिर ये सारे कर, पहले भूमि के प्रकार बता दिए मैंने, फिर उनके सारे कर, ये सारे कर थे। जब्ती, सिंगोटी और सायर, जाजम कर, ये देख सकते हो। और जाजम, घुंघरी, छटंदू। फिर मध्यकालीन कृषक वर्ग कौन कौन से थे। फिर बापीदार, गैर बापीदार, पाही कास्त, गवेती, ये सब थे कृषक। उसके बाद हम देखेंगे सिंचाई के यंत्र कौन कौन से थे, ये सिंचाई के यंत्र। फिर शायद ये लास्ट टॉपिक हो सकता है मध्यकालीन प्रशासनिक राज व्यवस्था का, कि सैनिक व्यवस्था अभी नहीं पढ़ी हमने। सैनिक व्यवस्था लास्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। हमने पहले पढ़ा था कि राजा जो बड़ा भाई होता था वो राजा बनता था, उनके छोटे भाई थे वो सामंत होते थे। उनको जीवन निर्वाह के लिए जो कि जमीन दी जाती थी वो जागीरदार या ठिकाने कहलाते थे, जहाँ सामंत वह शासन करते थे। हर कोई राजा बन नहीं सकता था, एक राजा बनता था, बाकी भाइयों को जमीन दी जाती थी। वो जमीन जागीरदार और ठिकाने होते थे, वहाँ का सामंत होता था, जागीरदार या ठिकाना कहलाता था। और जिसने जो वो था हमारे कर्नल जेम्स टॉड, उन्होंने कहा था कि हमारी जो सामंती व्यवस्था थी वो यूरोप में मालिक और सेवक के समान थी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी जो सामंती व्यवस्था थी वो बंधुत्व और संगोत्री और रक्त संबंधों पर आधारित थी। क्योंकि हमारे यहाँ वंशानुगत थी और बड़ा भाई राजा बनता था, छोटे भाई सामंत होते थे तो वो जागीरदार होते थे, तो वो राज्य पर सबका अधिकार होता था, कि बपोती होती थी, सबकी जमीन होती थी। और कर्तव्य और सम्मान पे आधारित थी, क्योंकि सामंत होता था वो राजा को बहुत से सम्मान देता था। मैंने जो बताया था आपको, हाथ कुरब है, 2 वड़ी ताजीम है, 1 वड़ी ताजीम है, बहा पसाव है, वो सारे जो पायदान या सारे सम्मान थे ना, वो राजा देता था, किसको, सामंत को देता था अच्छे कार्य के लिए। इसके बाद हमने पढ़ा जागीरों के प्रकार पढ़े थे हमने। जागीरों के प्रकार में हमने पढ़ा था कि सामंत जागीर पढ़ा था हमने, हुक्मनामा जागीर, हुकूमत जागीर पढ़ा था, भूम जागीर पढ़ा था, शासन जागीर पढ़ा था, सागन, ये हमने जागीरें पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था सामंतों की श्रेणियों में, जहाँ मेवाड़ के सामंत की श्रेणियाँ क्या थी, मारवाड़ के सामंतों की श्रेणियाँ क्या थी, 12 कोटड़ी कहाँ की थी, उमराव का मेवाड़ के जो कहलाए थे वो 16 सामंत थे। मेवाड़ के जो रावत सामंत थे ना, सलूम्बर के सावत, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। और 12 कोटड़ी कहाँ की थी, सर्वप्रथम कोटड़ी 12 मेवाड़ आमेर में थी ना, वो 12 कोटड़ी शासन थी, जहाँ पृथ्वीराज कछवा ने अपने 12 पुत्रों के नाम पे 12 कोटड़ी की स्थापना की थी। प्रथम कोटड़ी थी वो कछवाओं की थी, 13 कोटड़ी थी वो गुजरों की थी, और 16 कोटड़ी थी वो भरतपुर की थी। ये हमने सामंतों की श्रेणियाँ पढ़ी थी। और कोटा के सामंत थे देश थी, हजूर थी, राजवी, और राजवीस थे ना, ये वो मारवाड़ के थे, वो भी राजा के निकट संबंधी थे। और राजवी थे वो कोटा के थे या हाड़ौती के थे। और फिर भरतपुर की 16 कोटड़ी मैंने बता दिया भरतपुर की थी। और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था। और सारनेश्वर परिस्थिति के अनुसार 953 में शिव जी के मंदिर में, उदयपुर में वराह मंदिर में ये मिली थी सारनेश्वर की प्रशस्ति। यह अलर्ट के समय के मंत्रियों की जानकारी देती है। सर्वप्रथम यहाँ मंत्रियों की जानकारी मिलती है। अमात्य प्रधानमंत्री होता था, संधि विद्रोह युद्ध में शक्ति विस्थापित, अक्षपटलिक आय व्यय का जानकारी रखता था, बंदीपति था, वो बाढ़ था, प्रशस्तियाँ लिखने का कार्य करता था, विषगाधिराज होता था, वेद या आयुर्वेद इलाज करने के लिए था। तो इस हार्नेश्वर प्रशस्ति है ना, इसके अंदर इन सबके नाम भी अंकित है, देखना आगे आप, तो इनके नाम भी इसी में अंकित है। तो अमात्य होता था ममंट, और संधि विग्रह था दुर्लभ राज, इन सब के नाम भी दिए हुए। अक्षपटलिक मयूर था,
बंदीपति नाग था, भिस्काधिराज रुद्रादित्य था। ये सारे इसके अंदर नाम दिए हुए हैं। मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना अलट ने की थी। दूसरी राजधानी भी अहड़ की स्थापना भी अलट ने की थी, क्योंकि इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था, भूताला का युद्ध हुआ था। फिर इल्तुतमिश जब वापस जा रहा था उसने नागदा को नष्ट कर दिया था। हार तो हो गई थी यहाँ अहड़ में, लेकिन उसने जाते वक्त अपने सिपाहियों से, नागदा भी कोई था ही नहीं कर्मचारी, क्योंकि सब युद्ध में रण के मैदान में थी, तो उसने नागदा को नष्ट भस्ट और तोड़ फोड़ करके नष्ट करने किया था। तो उसने वापस अहड़ को राजधानी बनाया था अलट ने। फिर प्रशासनिक अधिकारी में हम देखते हैं कि राजा, प्रशासनिक, सैनिक, न्यायिक सभी शक्तियाँ राजा के पास ही होती थी। सभी निर्णय सामंत, मंत्री, पुरोहित सबसे मिल के लेते थे वो, कि सामंत उनके भाई होते थे, भाई बंधुत्व पे थी। बड़ा भाई राजा बनता था तो छोटे भाई सामंत बनते थे। और धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा को ईश्वर का दर्जा प्राप्त था। फिर प्रधान, प्रशासनिक सैनिक सलाहकार होता था प्रधान। फिर बूंदी में कोटा के दीवान होते थे ना, बूंदी और कोटा में दीवान, फौजदार। जयपुर में मुसाहिब कहा जाता था इनको, किसको? प्रधान को। बूंदी कोटा में दीवान, जयपुर में मुसाहिब, बीकानेर भरतपुर में मुख्तियार, और मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर में प्रधान कहा जाता। दीवान राजस्व वित्त विभाग होता था, जैसे हमारे यहाँ निर्मला सीतारमन है ना वर्तमान, उस तरह दीवान होते थे। परगनों में हाकिम होते थे। इन हाकिमों की नियुक्ति भी कौन करते थे? दीवान ही करते थे। हाकिम क्या होते थे? जज होते थे, जज, वकील। फिर पढ़ते हैं बख्शी, सेना में भर्ती, प्रशिक्षण, अनुशासन, वेतन, सेना सब खर्च से कौन करता था? बख्शी सब देख रेख करता था। इस पद के लिए घोड़ों यानी पशु चिकित्सक की जानकारी होना अनिवार्य था। क्यों था? क्योंकि बख्शी था ना, वो सेना में था, और सेना में क्या होते थे? घोड़े। अगर आपको घोड़ों की बीमारी का पता नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए रक्षा मंत्री के समान ये पद था बख्शी। और ये सब पहले घोड़े का चिकित्सक होना बहुत जरूरी था, वही बनेगा रक्षा मंत्री, क्योंकि उसको अगर पता चल जाए कि घोड़ों में कौन सी बीमारी क्या नहीं, क्योंकि सेना में घोड़े तो अनिवार्य होंगे और उनकी देखरेख बहुत जरूरी होती थी। खाने समा, राजकीय महल की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जैसे खानों की रसद सामग्री वगैरह। राजकीय उद्योगों पर भी नियंत्रण, मसाला उद्योग, अनाज उद्योग वो भी होते थे। और राजकीय सामान होता ना, उसका क्रय विक्रय भी किया जाता था। मीर समा भी कहते हैं। बाद में दीवान पद दिया जाता था। अगर इस कार्य में खाने समा यानी कि राजकीय जो महल में आवश्यकताओं की पूर्ति बराबर होती थी, आय व्यय का लोखा जो भी सामान क्रय विक्रय सही होता था, तो उसको बाद में दीवान पद या मीर समा बाद में उसको दिया जाता। मीर समा तो उसको कहते हैं, लेकिन बाद में इनको दीवान का पद दिया जाता था। और मीर समा भी कहते हैं, खाने समा भी कहते हैं इसको। फिर एक कोतवाल या सिकवार, दोनों एक ही हैं। नगरों व शहरों की देखभाल के लिए कोतवाल, सिकवार राजस्थान में ये है ना, सिकवार राजस्थान में होता था। गैर सैनिक कर्मचारी की खर्चों की जांच करना। गैर सैनिक कर्मचारी, जो गैर सैनिक नहीं होते थे, उनके कर्मचारियों भी की जो भी खर्चे होते ना, उनकी देख रेख करना, जांच करने का। मीर मुंशी कूटनीतिक पत्र व्यवहार, दो प्रकार का करता था, खरीता और रुका। एक राजा दूसरे राजा को पत्र व्यवहार करता था, खरीता और रुका। राजा व कर्मचारियों और सामंतों के मध्य जो पत्र व्यवहार होता था वो रुका होता था। नैमित्तिक यानी राज्य ज्योतिषी होता था, जैसे कि हमें कोई त्यौहार मनाना है या किसी की शादी करनी है तो राजा महाराजा जाते थे, या युद्ध में जाना है तो पहले ज्योतिष से जाते पूछते थे और ग्रह नक्षत्रों की दिशा देखते थे, फिर वो कार्य करते थे, तो वो नैमित्तिकी कहते हैं। और ड्यूटीदार, किलेदार, महल की सुरक्षा देख रेख करने वाला व्यक्ति होता था। यहाँ वकील है ना, वो सामंत और राजा के बीच की कड़ी होता था। ये राजा है, यहाँ सारे सामंत हैं, और वकील बीच की कड़ी होता था। सामंत इनको भी कहते थे, राजा इनको, इन वकील जो कार्य करता था इन दोनों के बीच का कार्य करता था। फिर न्यायिक व्यवस्था, राजा न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख होता था। छोटे अपराध जातीय पंचायत, ग्राम पंचायत पे ही या खाप पंचायत वही कर देते थे। बड़े अपराध राजा खुद निपटाता था, उनकी सब राजा होता था ना। अब पूरी डिटेल से मैं क्या बताऊँ, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन कई बार देखते हैं तो राजा के अपने साले होते थे वहाँ, तो उनको कैसे सजा दी जाए, तो वो अपने जरिए नहीं देता था, किसी पुरोहित या किसी सेनापति के जरिए देता था। फिर रानी को, क्योंकि रानी नाराज हो जाती थी, तो रानी को समझाना पड़ता था कि ये मैंने थोड़ी किया है, वो हमारे न्यायिक अधिकारी उन्होंने किया है। तो कुछ उन किसी के जरिए करवाते, कुछ निर्णय खुद ही लेते। बीच के मामले खालसा हाकिम भी करते थे। जागीर का मामला सामंत देखते थे। और पहले लिखित रिकॉर्ड नहीं होता था, किसका? जो भी न्यायिक मामले में होता था रिकॉर्ड लिखित। पहले न्याय सस्ता और शीघ्र हो जाता था, पैसे लगते नहीं थे। शीघ्र यानी कि आप पंचायत बैठे और आमने सामने बात हो गई, निर्णय हो जाता था। वीडियो तो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या करूं, जल्दी से आपको सारे नोट्स और पूर्ण देने, विवरण देने, इसलिए से ये तीसरा वीडियो होगा या चौथा वीडियो मेरा। आमिल सर्वाधिक वेतन राजस्व वसूल करता था, आमिल होता था, वो भी परखने का। और ये कर्षक में भी होता था, जो भू राजस्व कर करते थे ना, वहाँ सबसे बड़ा अधिकारी वर्ग यही होता था। फिर हाकिम, जज, जो न्याय संबंधी कार्य, दीवान राजा द्वारा नियुक्त होता था। कौन? हाकिम, मैंने नेक्स्ट में बता दिया। फौजदार भी ये बता दिया कि
परगने का दूसरा बड़ा अधिकारी, पुलिस सेना का सीमा सुरक्षा था। ओहेदार वेतन फसली अनाज के लिए ओहेदार होता था, बदले में राज्य की सेवा करते थे, यानी कि वेतन देते या उनको अनाज दिया जाता था, उसके बदले में वो राज्य की सेवा करते थे। सिकदार, कानूनो, खंजासी, ये सब इसी के अंदर आते हैं। ये सब देख सकते हो पीडीएफ। अब वीडियो इतना बड़ा हो रहा है कि अब इतने ही मैं पढ़ाऊंगी, आप सब पीडीएफ देख सकते हो। सबसे छोटी इकाई गांव की क्या थी? मौजे। प्रशासनिक रूप में मौजे कहते थे मध्यकालीन राजस्थान में। मौजे दो प्रकार के होते थे, असली और दाखिले। असली जो पहले बसे थे, पहले जो गांव में बस गए थे लोग, वो असली थे। दाखिले जो बाद में आगे बसे हैं। पूर्व मध्यकालीन में ग्रामिक ग्राम समूह का मुखिया होता था। बाद में ये ग्रामिक को पटवारी का संज्ञा दी गई, जो राजस्व को इकट्ठा करता था। सहयोगी कनवारी होता था। खेत रक्षक, दफेदार, गांव राज्य का लेखा जोखा रखने वाला, जहाँ पटवारी हम कहते हैं, ये दफेदारी होता था। तलवाटी जो उपज को तोलता था, तलवाटी। सेना प्रबंधक होता था। सेना को क्या कहते थे? प्रबंधक। तलवाटी जो उपज को तोलता था। नेक्स्ट में पढ़ेंगे भू राज्य व्यवस्था।